Good morning to all the students of B.Ed first year, session 2019 to 2021. Subject Contemporary India and Education, समसामयिक भारत और शिक्षा, C2 Unit 2 5. The topic is Universalization of Education, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण. Lecture number 6. The question is, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी अवस्थाएं, आवश्यकताएं एवं महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए सार्वभौमिक पहुंच के अंतर्गत नामांकन की सार्वभौमिकता, ठहराव एवं उपलब्धियों की सार्वभौमिकता का वर्णन करें. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुशल गणतंत्र तथा सबल राष्ट्र निर्माण हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अनिवार्यता 1950 में महसूस की गई और भारतीय संविधान की धारा 45 में, जो कि संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, इस शब्द की व्याख्या की गई है. राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्षों के अंदर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा. इसका सीधा संबंध प्राथमिक शिक्षा वर्ग 1 से 7 से है. अब शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु अवस्थाएं, इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं. सार्वभौमिकरण हेतु प्रावधान, प्रोविजंस फॉर यूनिवर्सलाइजेशन, नंबर 1. नंबर 2, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट, प्रवेश का सार्वभौमिकरण. नंबर 3, ठहराव का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन. अब नाउ प्रावधान के बाद, इसका आशय है सभी बच्चों के पढ़ने हेतु उनके घर से 1 मील की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय खोले जाए. दूसरा, प्रवेश का सार्वभौमिकरण है वांछित आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रवेश प्रदान किया जाए. इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकारें, प्रांतीय सरकारें अपने अपने यहाँ शिक्षा अधिनियम बनाएं और इसे सख्ती से लागू कराएं. शिक्षा का अधिकार 2002 अधिनियम इसी का परिणाम है. तीसरा है ठहराव का सार्वभौमिकीकरण. नामांकन लेने के उपरांत सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक अपने विद्यालयों में बने रहें. अब है शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यकता और महत्व. क्या आवश्यकता है शिक्षा? इसमें आता है 1 में, यह साक्षरता प्रसार में सहायक है. साक्षर व्यक्ति कहते हैं जो अपना नाम लिख दे और पढ़ दे, उसी को साक्षर कहा जाता है. तो साक्षरता प्रसार में सहायक है. दूसरा, इसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक. तीसरा, यह सामाजिक विकास में सहयोग करता है. शिक्षित समाज के लोग ही सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं, क्योंकि वे परस्पर ईर्ष्या, द्वेष आदि संकीर्ण भावनाओं से ऊपर होते हैं. यह व्यावसायिक सफलता के विकास में सहायक है. नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास में सहायता करता है. दैनिक जीवन की सफलता में सहायक है और उच्च शिक्षा हेतु बच्चों में ललक पैदा करता है, जिज्ञासा पैदा करता है. अंतरराष्ट्रीय सद्भावना में यह सहायक है. बच्चे पढ़ लिख कर समझते हैं कि पूरी मानवता एक है
चाहे कोई किसी भी देश का क्यों नहीं हो, पहले वह मानव है, उसके बाद उसका देश है। आइए, सार्वभौमिक पहुंच वर्तमान समय में यह एक व्यापक अवधारणा बन चुकी है, जिसमें निम्नलिखित 3 बातें समावेशित हैं। एक है नामांकन की सार्वभौमिकता। इससे हमारा अभिप्राय है विद्यालय जाने योग्य वांछित आयु वर्ग 6 से 14 के सभी बच्चे बच्चियों का नामांकन बिना किसी भेदभाव, धर्म, संप्रदाय, लिंग, जाति, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर बिना किसी का भेदभाव किए किसी न किसी विद्यालय में अनिवार्यतः उनका नामांकन होना है। परंतु व्यावहारिकता यह है कि देश आजादी प्राप्त करने के 70 वर्षों के बाद भी आज भी हम अपने वांछित उद्देश्य को इस दिशा में प्राप्त नहीं कर सके हैं, जिसके अनेक कारण हैं, जैसे निर्धनता। बहुत सारे लोग जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक विद्यालय भेजते हैं, जब थोड़ा सा उनमें उनके शरीर में वृद्धि होती है उनको विद्यालय छोड़ा करके कहीं ना कहीं किसी के यहाँ नौकरी में लगा देते हैं, प्राइवेट। तो निर्धनता है। दूसरा है बढ़ती हुई आबादी, इसके प्रगति में बाधक है। शिक्षा के प्राप्ति हेतु कुछ वर्गों की उदासीन है कुछ। उसके बाद है पर्याप्त विद्यालयों का अभाव। बहुत सारे ऐसे गांव हैं आज भी जिनमें 1 किलोमीटर के अंदर कोई विद्यालय नहीं है, खासकर दियारा और जंगली क्षेत्रों। उसके बाद है अनाकर्षक विद्यालय एवं शिक्षण विधियां। जो विद्यालय है वो भी अनाकर्षक है, बच्चों में के खेल कूद की व्यवस्थाएं कम है, और जो शिक्षण विधियां हैं वही पुरानी घिसी पिटी रटंत प्रणाली है, जो बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाती है। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम भी ऐसे हैं जिसको पढ़ लिख करके आदमी व्यावसायिक रूप से कुशल नहीं हो पाता है। उसके बाद है शिक्षा के प्रति नहीं। उसके बाद है सामाजिक विषमताएं। समाज में अभी भी पर्याप्त विषमताएं हैं। ऊंच नीच, जाति पाति इत्यादि की भावना अभी भी नहीं हट पाई है। कुछ खास क्षेत्रों में है, खासकर जंगली क्षेत्रों में यह विशेष देखने को मिलती है। इसके संबंध में कोठारी शिक्षा आयोग ने अपना सुझाव दिया है, बच्चों को नामांकन हेतु प्रेरित किया जाए, उनके अभिभावक। दूसरा है प्रथम दिन ही जब बच्चा का अभिभावक और बच्चा विद्यालय में नामांकन लेने आते हैं तत्क्षण उनका नामांकन कर दिया जाए। तीसरा है अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का कठोरता से पालन किया जाए। हम एक शिक्षक के रूप में भी अपना सुझाव दे सकते हैं, जो विद्यालय का पाठ्यक्रम हो वह रोचक हो, उपयोगी हो, व्यावहारिक हो। पंजीयन प्रणाली लागू किया जाए, गांव के लोगों से संपर्क बनाया जाए। इसके लिए विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित की जाए, अभिभावकों को बुलाया जाए, उनके छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव को उनके सामने प्रस्तुत कराया जाए, भाषण के माध्यम से या आपस में अंत्याक्षरी के माध्यम से या कोई प्रतियोगिता खेल कूद के द्वारा, ताकि अभिभावकों में विश्वास पैदा हो सके कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। आइए दूसरा है ठहराव शिक्षा में
ठहराव या शिक्षा में बने रहने की सार्वभौमिकता। इसका आशा है कि केवल विद्यालय में नामांकन करा लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि बच्चा वरन प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें अपने विद्यालयों में रहना होगा। यदि कोई बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। उस पर किया गया धन, समय, परिश्रम अपव्यय हो गया उसका। इसको शिक्षा शास्त्र की भाषा में कहते हैं अपव्यय। जो भी उस पर परिश्रम खर्च हुआ, समय हुआ, खर्च हुआ, धन खर्च हुआ, वह व्यर्थ हो गया। इसको हम शिक्षा शास्त्र की भाषा में कहते हैं अपव्यय या छीजन, अंग्रेजी में कहते हैं वास्टेज। ठीक है ना। तो बच्चा अगर वर्ग 1 में नामांकित होता है तो उसको 7वें वर्ग तक उस विद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करनी है। इस बीच में उसको नहीं छोड़ना। अगर वह छोड़ देता है तो उस पर किए गए सारे प्रयास निष्फल साबित हुए। जो भी खर्च हुआ समय, धन, परिश्रम का, वह बेकार चला गया। और इसको अपव्यय कहते हैं और इसी को छीजन भी कहते हैं, वास्टेज भी कहते हैं। फिर आगे है कि उपलब्धि की सार्वभौमिकता। केवल नामांकन हो गया, बच्चों का ठहराव भी हो रहा है, लेकिन बच्चों को उपलब्धि हासिल होनी चाहिए। केवल नामांकन ठहराव से काम नहीं चलने वाला है। अगर इसका अर्थ है कि अगर कोई बच्चा वर्ग 1 में नामांकित होता है तो उसको अगले वर्ग अर्थात दूसरे वर्ग में जाना चाहिए। उसी तरह दूसरे वर्ग के बच्चे को अगले वर्ष तीसरे वर्ग में जाना चाहिए। अगर वह किसी कारण से उसी वर्ग में रुक जाता है, उसकी प्रोन्नति नहीं होती है अगले वर्ग में, अगले वर्ष और अगले वर्ग में उसकी प्रोन्नति नहीं होती है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह उसकी शिक्षा जो है अवरोध में आ गई। इसी को कहते हैं अवरोध, सड़ाध या अंग्रेजी में स्टैग्नेशन। जिस बच्चे का नामांकन अभी पहला में हुआ है उसको अगले वर्ष दूसरा में जाना चाहिए। अगर वह नहीं जाता है, उसकी उपलब्धि नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि वो अवरोध हो गया, कारण चाहे जो। उसके बाद आता है साइमन कमीशन ने भारत की शिक्षा की प्रगति के जांच के लिए सर फिलिप हार्टॉग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा में अव्यय एवं अवरोध की ओर राष्ट्र का ध्यान सबसे पहले आकृष्ट किया। इस समिति का नाम हुआ हार्टॉग समिति, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वे सर फिलिप हार्टॉग थे। और यह सहायक समिति साइमन कमीशन के द्वारा बनाई गई थी, उसके अधीन। उसने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले राष्ट्र का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था, अव्यय एवं अवरोध की समस्या। उसने यह भी बताया है अपनी रिपोर्ट में कि यह समस्या केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं है, वरन राष्ट्र के अधिकांश देशों में इसकी समस्या फैली हुई है। अब इसके अव्यय एवं अवरोध के अनेक कारण हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नामांकन की सार्वभौमिकता, पॉइंट नंबर 1, सार्वभौमिक पहुंच के प्रथम बिंदु। आप देखिए सार्वभौमिक पहुंच का जो प्रथम बिंदु है नामांकन की सार्वभौमिकता, उसमें इसकी चर्चा हम किए हैं। इसमें कौन कौन कठिनाइयां हैं, कौन कौन कारण बन रहे हैं, निर्धनता, बढ़ती आबादी, शिक्षा के प्रति कुछ वर्गों में
उदासीनता इत्यादि जो है उसी को इसमें कारण के रूप में लिखना है। और समाधान के रूप में भी कोठारी शिक्षा आयोग का सुझाव या हमारा अपना सुझाव इसको देना है। उपयुक्त विवरण के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक अव्यय अवरोध की समस्या एवं उसके कारणों की जानकारी प्राप्त कर हम इसको समूल समाप्त नहीं करते, तब तक हम अपने प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की उपलब्धि व्यावहारिक धरातल पर लाने में कामयाब नहीं हो सकते। धन्यवाद। गागर में सागर भरने की बात है। जो प्रश्न हम लोग 20 मिनट 10 घंटे में पूरा करते हैं, आज उसको 10 से 15 मिनट में पूरा करना पड़ता है। यही सब शब्दों के साथ धन्यवाद।